हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक भारत में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट इन इंडिया है। इसके अभी हाल ही में न्यूज़ में रहने की वजह यह है कि राज्यसभा में विपक्षी दल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने मुसलमानों के बारे में विवादास्पद और अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस वीडियो में आगे हम भारत में उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे, जैसे उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उनके शपथ या प्रतिज्ञान और कार्यकाल को देखेंगे। उसके बाद सबसे अहम बिंदु उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया या प्रोसेस को जानेंगे और साथ ही अभी तक भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग से संबंधित घटनाओं को जानेंगे और उन पहलुओं को जानेंगे जिसे एक जज या न्यायाधीश को अपने जीवन में लाना चाहिए, जिसे न्यायिक जीवन में मूल्यों का एक ड्राफ्ट या रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ और न्यायिक आचरण से रिलेटेड बेंगलोर सिद्धांत के नाम से जाने जाने वाले कोड को देखेंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी में बनाए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांत हैं, जो एक जज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की तरह काम करता है। उसके बाद अंत में देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, जिससे ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अब अगर भारत में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की बात करें तो ये भारत के संविधान द्वारा स्थापित एकीकृत न्यायिक प्रणाली के तहत किसी राज्य के न्यायिक प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय की तरह होता है। उन्हें राज्य में अपील की सर्वोच्च अदालत, मौलिक अधिकारों का गारंटर, भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ये उच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान था। हालांकि 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान को 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 राज्यों में एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया। उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्राधिकार की तरह ही होता है। वही एक कॉमन उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्राधिकार के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्राधिकार को भी शामिल कर लेता है। इसमें संसद किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित भी कर सकती है या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश से बाहर भी कर सकती है। संविधान में उच्च न्यायालय के सदस्य क्षमता का उल्लेख नहीं है कि किसी हाई कोर्ट में कितने जज होंगे और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया था। इस तरह से प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति निर्धारित करता है, जो कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्यभार के आधार पर समय समय पर उच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या निर्धारित करते हैं। जैसे यूपी जैसे बड़े राज्यों में ज़्यादा जज की ज़रूरत होगी और केरल या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में तुलनात्मक रूप से कम जजों की ज़रूरत होगी। जहीं भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 1998 के थर्ड जजेस केस या तीसरे न्यायाधीश मामले के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलेजियम के अलावा संबंधित दोनों उच्च न्यायालय जहां से हो रहा है, जहां को हो रहा है, दोनों के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श करना चाहिए। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद से किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति नहीं करता है। और इनकी परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़कर नियुक्ति के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन ऐसे नहीं किए जाएंगे जिससे उन्हें नुकसान हो। ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा कि सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में ऐसा हो सकता है। अब अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है।
वहीं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के मामले में, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट जिसमें महाराष्ट्र और गोवा दोनों शामिल हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श किया जाता है। अब अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बात करें तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य करना चाहिए, या फिर उसे उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी लॉयर होना चाहिए। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान की बात करें तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं कि वे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे, बिना किसी भय या पक्षपात के, स्नेह या द्वेष के अपने पद के कर्तव्यों का विधिवत एवं निष्ठापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक के साथ पालन करेंगे और संविधान और कानून को बनाए रखेंगे। अब अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल देखें तो संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है कि वो कितने कार्यकाल के लिए जज रहेगा। हालांकि संविधान में इस संबंध में 4 प्रावधान है, जैसे कि वो 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही पद पर बने रह सकते हैं। उनकी आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किया जाता है और राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है। साथ ही संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है, जिसे महाभियोग कहा जाता है, या फिर अगर उसका सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की हो जाती है। अब सबसे अहम बिंदु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए महाभियोग की प्रक्रिया देखें तो भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर 2 आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता है। ये बात भी याद रखिएगा। आगे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत प्रक्रिया दी गई है कि ऐसे किसी भी महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आगे प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति, लोकसभा के मामले में स्पीकर और राज्यसभा के मामले में सभापति, ये 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करते हैं, जिसमें इसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है। दूसरा सदस्य आमतौर पर किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तीसरा सदस्य एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता यानी एक प्रतिष्ठित विद्वान होता है, जिसे अध्यक्ष या सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद समिति आरोपों की विस्तृत जांच करती है। यदि आरोप मानसिक अक्षमता से संबंधित होता है तो समिति मेडिकल टेस्ट के लिए भी कह सकती है। अगर समिति जज को दोषी नहीं पाती है तो प्रस्ताव यहीं पर खारिज कर सकती है। अगर जज को दोषी पाए जाते हैं तो आगे की कार्यवाही के लिए इसे सदन में वापस भेज दिया जाता है, जहां दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इस प्रस्ताव को जब पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा उसे जज को पद से हटा दिया जाता है। इसी से आप समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस कितना टफ है, जिसकी वजह से आज तक किसी भी जज को महाभियोग से हटाया नहीं गया है। अब अगर भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग के पिछले उदाहरण को देखें तो 2011 में बहुत फेमस कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज सौमित्र सेन पर भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग चलाया गया था, लेकिन लोकसभा में इस मामले में चर्चा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह 2015 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जज एस.के. गंगेले को यौन उत्पीड़न के आरोप में महाभियोग का सामना करना पड़ा था, लेकिन समिति ने 2017 में उन्हें बरी कर दिया था। इसी तरह 2015 में गुजरात उच्च न्यायालय के जज जे.बी. पारदीवाला को आरक्षण के बारे में विवादास्पद टिप्पणी के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा था, लेकिन न्यायाधीश की अपनी बात को वापस लिए जाने के बाद इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। अब हम हालिया कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बिंदु को देखें तो किसी जज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, जिसे रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ भी कहा जाता है।
जिसे 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया था। और इस संहिता में 16 बिंदु शामिल हैं। जैसे पहला, न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि ये भी दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोई भी कार्य, चाहे वो आधिकारिक हो या व्यक्तिगत, जो इस धारणा की विश्वसनीयता को नष्ट करता हो, उससे बचना चाहिए। जिसका हाल ही में हमने उल्लंघन देखा है कि पर्सनल लाइफ में उन्होंने ऐसे बयान दिए। किसी जज को किसी भी क्लब, सोसाइटी, एसोसिएशन के किसी भी पद के लिए इवन चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ तक कि बार के सदस्यों, खासकर उसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले सदस्यों के साथ निकट संबंध रखने से भी उसे परहेज करना चाहिए। एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक सीमा तक समाज या सोसाइटी से अलगाव बनाए रखना चाहिए, जिससे वो जजमेंट अपना अच्छे से दे सके। एक न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने फैसले खुद ही बोले और उसे मीडिया में साक्षात्कार देने से भी बचना चाहिए, जैसा कि कई बार हमने देखा है कि इसका उल्लंघन हुआ है। प्रत्येक न्यायाधीश को हर समय इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि वो जनता की निगाह में है और इसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उसके उच्च पद और उस सार्वजनिक सम्मान के प्रतिकूल हो जिस पर वो आसीन है। ऐसे कई अहम बिंदु और भी हैं जिसे आप समझ गए होंगे कि किसी जज के ऊपर जनता के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए बेंगलुरु न्यायिक आचरण सिद्धांत 2002 भी बनाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन में तैयार किए गए सिद्धांतों को औपचारिक रूप से 2002 में भारत के बेंगलुरु में एक न्यायिक संगोष्ठी में अपनाया गया था। और ये सार्वभौमिक सिद्धांतों का एक समूह है, पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये विश्व भर की न्यायपालिकाओं के लिए एक संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। इसमें 6 मूल मूल्यों को समाहित किया गया है, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए कार्य करना, समानता, योग्यता और परिश्रम। जैसे न्यायाधीशों को अपने कानूनी ज्ञान को निरंतर समाज के बदलते स्वरूप के अनुसार अपडेट करते रहना चाहिए और कुशलता से मामलों का प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए। इस टॉपिक से यूपीएससी एग्जाम में सीधे आपसे इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, उन पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में और उनकी शक्तियों एवं कार्यों के बारे में, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। वहीं मेंस एग्जाम में हालिया घटनाओं के संबंध में उनके आचरण, कर्तव्यों और मूल्यों को लेकर डिटेल में प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट या बेंगलुरु न्यायिक आचरण सिद्धांत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है।